हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 5 कक्षा 10 की इतिहास का, जिसका नाम है जी मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। और हम करने वाले हैं इसका पार्ट 3 यानी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। अगर वो आपने नहीं देखा तो पहले वो जाकर देख कर आना, ठीक है। तभी आपको ये थर्ड पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और देखो, वीडियो की स्पीड तेज कर लिया करो, बट वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो आपको पता है कि कोई चीज छूट गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि चैप्टर बहुत ईजी है। ओके, तो मैं आपको बता दूं सेकंड पार्ट में हमने कहां तक कर लिया था। सेकंड पार्ट में मैंने आपको पूरा का पूरा यहां तक बता दिया था। अब मैं एक बार एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, जिससे मेरे को पूरा भरोसा हो जाए कि जी हाँ, आपको सेकंड पार्ट अच्छे से आ गया है, ठीक है। और अगर मान लो उन क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता होगा तो वीडियो पहले सेकंड पार्ट की दोबारा देख कर आ जाना स्पीड तेज करके। क्योंकि आप खुद समझो, अगर कोई चीज आपको अच्छे से मतलब समझ आ गई है बट वो याद नहीं है, तो पहले याद करो ना उसको, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चे आपके लिए। ओके, चलो पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये है कि आप मेरे को ये बताओ कि जो आप कह सकते हो जो बेलनाकार प्रेस है ना, उसको उसको कारगर किसने बनाया। बेलनाकार प्रेस का जो मॉडल था उसको कारगर किसने बताया, उस बंदे का नाम लिखना है आपको। और साथ में उसने ना एक घंटे में जो बेलनाकार प्रेस थी, एक घंटे में कितने पन्ने को छाप सकती थी, वो आप मेरे को बताना। हिंट देता हूँ 8 से, ठीक है। तो आप मेरे को ये दोनों के दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, चलो एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। आप मेरे को ये बताओ कि जो बच्चे थे, ठीक है, बाल बाल किताबों के बारे में बात करें, बाल पुस्तकों के बारे में बात करें, तो उसके सबसे मुख्य प्रकाशक कौन थे जो बुके वगैरह छापते थे बच्चों के लिए, उनका नाम मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अब आते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक है, जिसका नाम है जी धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें। देखो, इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अभी हमने सेकंड पार्ट के एंड में हमने देखा था कि भारत के अंदर पहले क्या थी, पांडुलिपियां वगैरह हुआ करती थी, और फिर भारत के अंदर भी बुके वगैरह छपने का सिस्टम शुरू हो गया जब गोवा के अंदर जो पुर्तगाली जो हमारे धर्म प्रचारक थे, जब वो आए तो कोंकणी भाषा वगैरह में उन्होंने पहली पुस्तकें छापना शुरू कर दी। उसके बाद जो पुस्तकें थी वो छपना शुरू हो गई, और उसमें फिर धर्म के बारे में भी बात होने लगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो धर्म के रीति रिवाजों की आलोचना करने लग गए, और कुछ लोग थे कि उन रीति रिवाजों को सपोर्ट करने लग गए। और दोनों की बातें ना, वाद विवाद में जो दोनों के वाद विवाद थे वो प्रिंट वगैरह में छपने लग गए। ओके, और धर्म में क्या क्या बातचीतें हुई, बहुत सारी औरतों के बारे में बात करी गई कि औरतों को आज़ादी मिलनी चाहिए, और बहुत सारी प्रथाओं के बारे में बोला गया। तो उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो पढ़ना शुरू करते हैं कि अलग अलग समूह औपनिवेशिक समाज में हो रहे बदलावों से जूझते हुए धर्म की अपनी अपनी व्याख्या पेश कर रहे थे। तो अलग अलग जो धर्म के लोग थे वो औपनिवेशिक समाज से तो जूझ ही रहे थे, अंग्रेजों से तो जूझ ही रहे थे, और अपने धर्म की व्याख्या भी अपने अपने तरह से पेश कर रहे थे। कुछ तो मौजूदा रीति रिवाजों की आलोचना करते हुए उनमें सुधार चाहते थे, कुछ बोलते थे यार ये रीति रिवाज गलत है, जबकि कुछ अन्य समाज सुधारकों के तर्कों के खिलाफ खड़े थे और उन्होंने बोला नहीं जी, ये रीति रिवाज सही है, ये चेंज नहीं होंगे। यह सारे वाद विवाद प्रिंट में सरेआम पब्लिक में हुए। मतलब पब्लिक में इनकी जो सपोर्ट करते थे अपोज करते थे, दोनों की बातें जो थी वो प्रिंट में छपने लगी। एक पर्सन थे जिनका नाम था राजा राम मोहन रॉय ने 1821 में संवाद कौमुदी प्रकाशित किया, पुस्तक है। और रूढ़िवादी ने उनके विचारकों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। अब देखो, जो हमारे राजा राम मोहन रॉय थे ना, मैं आपको बता दूं, ये जो थे जैसे सती प्रथा को सपोर्ट नहीं अपोज कर, सती प्रथा का मतलब होता है जैसे कोई मेल है और कोई फीमेल है, ठीक है, मतलब वाइफ और हस्बैंड है, और मान लो हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को जला दिया जाए, तो सती प्रथा का विरोध करने वाले थे राजा राम मोहन रॉय। तो ये अपनी इन्होंने एक पुस्तिका निकाली, प्रकाशित करी 1821 में, जिसका नाम था संवाद कौमुदी। और उसके खिलाफ जो रूढ़िवादी हमारे विचारक थे, ठीक है, उन्होंने पुस्तक निकाल दी चंद्रिका। मतलब एक सपोर्ट में एक अपोज में, ये देख रहे हो। और दो फारसी अखबार जो थे, जैसे जामे जहानामा, ठीक है, और शुमसुल अखबार, ठीक है, शामसुल अखबार भी कहते थे, भी 1882 में प्रकाशित हुए, ठीक है। उत्तर भारत में जो उल्मा थे मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर चिंतित थे, उनको ये डर था कि यार जो हमारे मुस्लिम राजा है वो कहीं हट ना जाए, क्योंकि अंग्रेज वगैरह आ चुके थे। उन्हें डर था कि कहीं उपनिवेशिक शासक धर्मांतरण को बढ़ावा ना दे। मतलब आपको पता है कि उनका जो आए थे बेसिकली वो क्रिश्चियन थे, कहीं क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा ना दे और कन्वर्ट ना करवाए। तो ये सारा का सारा डर था मुस्लिम उलेमा को, या मुस्लिम कानून ना बदल डाले, ठीक है, क्योंकि एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चलता था उस टाइम, शायद आज भी चलता है, मेरे को आई एम नॉट श्योर, 100% श्योर नहीं हूँ मैं। तो उसको मतलब बदल ना डाले, तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उनको डर था। इससे निपटने के लिए उन्होंने सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों के फारसी और उर्दू अनुवाद छापे और धार्मिक अखबार
तथा गुटके निकाले। गुटके मतलब प्रिंट वगैरह निकाले, टेम्पलेट वगैरह निकाले और लोगों को धर्म के बारे में बताना शुरू कर दिया, मुस्लिम धर्म के बारे में बताना शुरू कर दिया, जो भी मुस्लिम धर्म के अनुयायी थे उनको बताना शुरू कर दिया। सन 1867 में स्थापित देवबंद सेमिनरी ने मुसलमान पाठकों को रोजमर्रा का जीवन जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांत के मायने समझाते हुए हजारों फतवे जारी किए। ठीक है, फतवे शायद कोई मतलब एक कह सकते एडवाइजरी कहते हो, शायद एडवाइजरी होता है। ठीक है, तो मतलब ये बताया कि आपको कैसे कैसे जीवन जीना चाहिए, इस्लाम के सिद्धांतों के बारे में सारी की सारी चीजें बताई। पूरी 19वीं सदी के दौरान कई इस्लामी संप्रदाय और सेमिनरी पैदा हुए। धर्म को लेकर सबकी अपनी अपनी व्याख्या थी, हर कोई अपना संप्रदाय बढ़ाना चाहता था और दूसरे के असर को काटना चाहता था। मतलब इस्लाम में भी अलग अलग कई संप्रदाय थे, आपको पता है बहुत सारे हैं, जैसे शिया हो गए, सुन्नी हो गए, बरेलवी और देवबंद, बहुत सारे हैं। तो इन्होंने अपनी अपनी पत्रिकाएं छापना शुरू कर दी और वो अपने अपने संप्रदाय को थोड़ा बढ़ाना चाहते थे, दूसरे के संप्रदाय को थोड़ा काटना चाहते थे, ये सारी की सारी चीजें। और उसके बाद उसमें फिर उसके बारे में बता रखा है कि जो तुलसीदास थे 16वीं सदी की जो किताब थी रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण उन्होंने 1810 में जो कोलकाता में प्रकाशित किया था। ठीक है, तो आपसे आ सकता है रामचरितमानस का पहला संस्करण कहाँ प्रकाशित हुआ था? कोलकाता में। कब? 1810 में। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बंबई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में अनेक भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें छपी। ठीक है, वो हिंदू से रिलेटेड भी थी, मुस्लिम से, अलग अलग धर्म से रिलेटेड जो किताबें थी वो छापी गई हमारे वेंकटेश्वर और हमारे नवल किशोर प्रेस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाशन के नए रूप। अब देखो प्रकाशन के नए रूप, इस टॉपिक के अंदर क्या है मैं आपको बता दूं। बेसिकली अब नई नई चीजें हो रही थी प्रकाशन में, जैसे कि प्रिंटिंग में बहुत सारी नई चीजें हो रही थी। पहले तो जो यूरोप के साहित्य थे ना, उसका भारत में, जैसे यूरोप की कोई कहानियां थी उसका भारत में टचअप दिया गया। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे जैसे कोई कहानी है, यूरोप की कहानी है, ये यूरोप के उपन्यास है, उनको कन्वर्ट करके भारत की शैली के अनुसार डाला गया। ठीक है, और भारत की भी अलग अलग कथाएं, ठीक है, सामाजिक जो राजनीतिक मसले थे उनको लिखा गया, गीत कहानियां वगैरह लिखी गई, और साथ में पिक्चर बनाने का सिस्टम भी आया। मैं आपको बता दूं, एक राजा रवि वर्मा थे, बहुत मशहूर चित्रकार थे, उन्होंने बहुत सारे प्रेस के लिए, मैं आपको बता दूं कि पिक्चर वगैरह बनाई थी। ठीक है, तो मतलब एक पिक्चर वगैरह का सिस्टम भी शुरू हो गया था और भारतीय एक शैली की लिखावट भी शुरू हो गई थी धीरे धीरे। ठीक है, जो भारतीय जो लोग थे उनको आकर्षित करने के लिए सारी की सारी चीजें करी गई थी, क्योंकि आपको पता है उस समय बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे, तो इसलिए ये सारी की सारी चीजें करी गई थी। यूरोप में विकसित उपन्यास व साहित्यिक ने जल्दी ही अपनी एक खास भारतीय शक्ल और शैली अख्यात कर ली। ठीक है, बेसिकली अख्तियार कर ली। अख्तियार का मतलब होता है अपना लिया, एक तरह से कह सकते हो। ठीक है, अख्तियार कर ली। दूसरी तरह की जो साहित्यिक विधियाएं या विधाएं, जैसे कि गीत हो गया, कहानी हो गया, सामाजिक राजनीतिक मसले पर लेख, यह सब पाठकों की दुनिया का हिस्सा बन गए थे। मतलब ये सारी की सारी चीजें अब छपना शुरू हो गई थी। अपने अलग अलग तेवरों में उन्होंने इंसानी जिंदगी और अतरंग भावनाएं, ठीक है, अंतरंग भावनाएं और उन सामाजिक राजनीतिक नियमों पर बल दिया जिनसे उनका स्वरूप तय होता है। मतलब बहुत सारी कहानियां वगैरह लिखी गई, ये बात याद रखो आप। 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति भी आकर का आकार ले रही थी। कौन सी दृश्य संस्कृति? छापे खाने में बढ़ती तादाद के साथ छवियों की कई नकलें या प्रतियां अब बड़ी आसानी से बनाई जा सकती थी। पहले इतनी ज्यादा ना बुक होती थी और वो भी बिना पिक्चर की, बट अब पिक्चर के साथ बुक होने लग गई थी, क्योंकि हमारे भारत में एक प्रथा है कि जिस बुक में पिक्चर नहीं होती ना उसको लोग बोरिंग मानते हैं, तो इसलिए पिक्चर वगैरह बनना भी शुरू हो गई थी। ओके, राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों ने आम खपत के लिए तस्वीरें बनाई। काठ की तख्ती पर चित्र उकेरने वाले गरीब दस्तकारों ने जो लेटर प्रेस छापे खाने के करीब अपनी दुकान लगाई। मतलब लेटर जो छापते थे ना उसके पास ही उन्होंने चित्र वगैरह उतेरने की अपनी एक मशीन वगैरह लगा ली। ठीक है, और मुद्रकों से काम पाने लगे, यानी जो छपाई करते थे, जो लिखते थे, जो प्रिंट करते थे लिखावट, उनके साथ ही वो पिक्चर वगैरह छापने से वो कहते थे कि जी हमारा ये छाप दो, इसमें ये पिक्चर छापनी है, ये छाप दोगे आप? वो कहते थे हाँ जी छाप देंगे, यही तो काम है हमारा। तो ये भी होने लग गया था। बाजारों में सुलभ सस्ती तस्वीरें और कैलेंडर खरीदकर गरीब भी अपने घरों में और दफ्तरों में सजाया करते थे, है ना।
बहुत सारे लोग आज भी होता है, बहुत सारे जैसे कि हम सबके पास फ़ोन है, हमारी फैमिली में सबके पास फ़ोन है, बहुत महंगे-महंगे फ़ोन है, लैपटॉप है, टीवी है, इंटरनेट है, सब कुछ है। बट आज भी मेरी दादी कहती है कि कैलेंडर लेकर आओ, है ना? तो दादी क्या मम्मी भी कैलेंडर वगैरह के लिए बोलती है कि कैलेंडर होना चाहिए घर में। तो ये सारे के सारे उस टाइम भी हुआ करता था कि तस्वीरें वगैरह जो थी वो कैलेंडर वगैरह वो लगाते थे, है ना? तस्वीरें लगाने का चलन भी था कि घर में किसी भी एक्टर की पोस्टर वगैरह लगाते थे, अब तो बहुत कम हो गया। इन छपी तस्वीरों ने आहिस्ता-आहिस्ता आधुनिकता और परंपरा, धर्म, राजनीति और समाज और संस्कृति के लोकप्रिय विचार लोक की गणना शुरू किया था। मतलब एक तरह से संस्कृति में थोड़ा-थोड़ा बदलाव हो रहा था। 1870 के दशक तक पत्र-पत्रिकाओं में समाज, राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर और कार्टून छपने लगे। बेसिकली ऐसे कार्टून छपने लगे जैसे आर के लक्ष्मण, याद है आर के लक्ष्मण? सिविक्स की बुक में आपने देखा होगा, बुड्ढे से अंकल जी हैं, गंजे से हैं, साइड साइड में हैं, और वो ज़्यादातर आपको सिविक्स की बुक में उनकी फ़ोटो पक्का मिलेगी। तो बेसिकली क्या करते हैं, सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर करते हुए कार्टून वगैरह छपने लगे थे, 1870 से ही छपने लग गए थे, ठीक है? और कुछ में शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी जो अभिरुचियां थी उनका मजाक उड़ाया जाता था। मतलब जो भारतीय अंग्रेजों के कपड़े पहनते थे उनका मजाक उड़ाया जाता था, जबकि कुछ अन्य में सामाजिक परिवर्तन को लेकर एक डर देखा गया। मतलब ये बोला गया कि सामाजिक डर, मतलब जो चेंज आ रहे हैं, बहुत सारे लोग उससे अच्छाई भी नहीं मानते थे, गलत मानते थे। और समाजवादी जो व्यंग चित्रों में राष्ट्रवादियों का मजाक उड़ाया जाता था। बहुत सारी जो अंग्रेज थे वो ऑब्वियसली बात है, बहुत बार ऐसा भी होता था कि राष्ट्रवादियों का मजाक उड़ाया जाता था, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनका भी मजाक उड़ाया जाता था उस टाइम, ठीक है? क्योंकि अंग्रेज को यही था कि देखो लोग बुक पढ़ने लग गए थे, तो लोगों को लग रहा था कि देखो जो चीज़ आप देखते हो ना वही चीज़ आप मानते हो। तो ये अंग्रेज जानबूझ के ऐसा करते थे ताकि लोग के सामने इनकी हास्यात्मक छवि पेश करे हमारे राष्ट्रवादियों की, और उनको मजाक का पात्र बनाए ताकि उनकी बातों को कोई सीरियसली ना ले, है ना? ये किया है अंग्रेजों ने। और राष्ट्रवादी भी साम्राज्यवादी सत्ता को निशाना साधने से पीछे नहीं रहे। फिर हमारे बहुत सारे अखबारों ने भी बहुत सारी जो चीज़ें थी वो छापी अंग्रेजों के बारे में, जो भी उन्होंने गलत गलत काम किए। नेक्स्ट टॉपिक है महिलाएं और मुद्रण। बेसिकली इस टॉपिक के अंदर क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो बहुत सारे लोग जो थे महिलाओं के पढ़ने के फेवर में नहीं थे, जैसे कि आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लड़की को पढ़ाना ही नहीं चाहते थे। अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से लोग थे जो लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते थे। कुछ लोग थे पढ़ाने के सपोर्ट में थे, कुछ लोग थे पढ़ाने के सपोर्ट में नहीं थे। उसके बाद हमारी कुछ देवियों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने पढ़ा, फैमिली की अपोजिशन के बाद भी पढ़ा, और फिर बाकी लोगों को भी अपनी कहानियां सुनाई कि हमने उस टाइम कितनी मेहनत करके पढ़ाई करी थी। महिलाओं ने, देखो आप खुद सोच सकते हो, आज तक बहुत सारी महिलाओं को बोला जाता है कि आपको इतना नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है? पता नहीं क्यों बोला जाता है, बट उस टाइम आप सोचो कि ये चीज़ कितनी मुश्किल हुआ करती थी पढ़ना, और फिर भी बहुत सारी महिलाओं ने पढ़ा, ठीक है? चलो नेक्स्ट टॉपिक है, यही है महिलाओं का मुद्रण। पढ़ते हैं कि महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी साफगोई और गहनता से लिखी जाने लगी। इसलिए मध्यवर्गीय घरों में महिलाओं को पढ़ना भी पहले से बहुत ज्यादा हो गया। इतना ज्यादा तो नहीं, बट महिलाओं ने पढ़ना शुरू कर दिया था। उदारवादी पिता जो थे और जो पति थे अपने यहाँ औरतों को घर पर पढ़ाने लगे, और 19वीं सदी के मध्य में जब बड़े छोटे शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भेजने लगे। कितनी अच्छी बात है, अपने बच्चों को, लड़कियों को स्कूल भेजने लगे। महिलाओं का है ना टॉपिक ये। कई पत्रिकाओं ने लेखिकाओं की जगह दी, मतलब औरतों को भी बहुत सारी पत्रिकाओं ने बोला कि आप भी छाप सकते हो, आप भी लिखना चाहो आप भी लिख सकते हो। उन्होंने नारी शिक्षा की जरूरतों को बार बार रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि औरतों को पढ़ाना जरूरी है, लेकिन सारे परिवार उदार दिल नहीं थे। बहुत सारे परिवार ऐसे भी थे जो पढ़ाना नहीं चाहते थे। अनेक पारंपरिक हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्या विधवा हो जाती है मतलब पढ़ी लिखी कन्या विधवा हो जाती है। और इसी तरह दकियानूसी मुसलमानों को लगता था कि उर्दू के रुमानी अफसाने पढ़कर औरतें बिगड़ जाएगी। मतलब कुछ भी समझ रहे हो? तो ये सारी की सारी चीजें थी। मतलब हर कुछ लोग होते हैं ना जो मतलब हर चीज को अपोज करते हैं, तो ये एक कह सकते हो। कभी कभार बागी औरतों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार किया। बहुत सारी औरतों ने बोला नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? और पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्या जिनका नाम था रश सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा, और बाद में चलकर उन्होंने अमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी। अमार का मतलब होता है हमारा, जहाँ तक मेरे को पता है। कुछ बंगाली स्टूडेंट है जो वेस्ट बंगाल से वीडियो देखते हैं,
तो बताते हैं कि सर अमार मतलब हमारा, तो हमारा जीवन या मेरा जीवन, अमार मतलब मेरा जीवन, सही बोल रहा हूँ आई गेस में, ठीक है। तो नामक आत्मकथा लिखी जो 1876 में प्रकाशित हुई है। देखो कितनी पुरानी बात बताई गई है। यह बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकहानी थी। तो आपसे पूछा जाए कि पहली बायोग्राफी जो थी, ऑटोबायोग्राफी थी जो थी, वो कौन सी लिखी गई थी, बंगाल के अंदर प्रकाशित हुई थी, तो वो 1876 में बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाली जो पुस्तक थी वो हमारी रस सुंदरी देवी जी की आत्मकथा थी, ठीक है। उसके बाद कौलाशा कौलाशा बशीनी देवी, ठीक है, ओ सॉरी, कैलाश कैलाश बाशिनी देवी, ठीक है, कौशल्य बर्डेम देवी, सॉरी, कैलाश बाशिनी देवी जैसी महिलाओं ने 1860 के दशक में महिलाओं के अनुभव पर लिखना शुरू किया कि कैसे वह घर में बंदी और अनपढ़ बनकर रखी जाती थी, ठीक है। आज का जो महाराष्ट्र है वहाँ पर 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे हुआ करती थी और हमारी पंडिता रमाबाई हुआ करती थी, जो उच्च जाति की जो नारियां की दयनीय हालत के बारे में और जोश और रोच से लिखा, जिन्होंने मतलब बताया कि जो उच्च परिवार में जो औरतें होती हैं उनके साथ भी थोड़ा गलत होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि सामाजिक बंधनों में बंधी औरतों के लिए पढ़ने के क्या मायने हैं। इस पर एक तमिल उपन्यास में एक औरत ने लिखा, बहुतेरे कारणों से मेरी दुनिया छोटी है, मेरे जीवन की आधी से ज़्यादा खुशियाँ किताबें पढ़ने से आई है, ठीक है। तो मतलब बहुत बढ़ावा दिया जाने लगा क्योंकि उस टाइम औरतों के पढ़ने का जो रेट था वो बहुत ही कम था। पहली बात तो इतना पढ़ाया भी नहीं जाता था, ठीक है, ऊपर से सपोर्ट किया गया, मतलब औरतों द्वारा उस टाइम औरतों को बहुत सपोर्ट किया कि पढ़ना चाहिए, लोगों की सोच बदलने में भी बहुत अहम भूमिका निभाई। 19वीं सदी में मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थी, जिसके चलते गरीब लोग भी बाज़ारों में उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए। ये टॉपिक ही है प्रिंट और गरीब जनता। तो अब गरीब जनताओं के बारे में लिखा है, तो ये लिखा है गरीब जनता के बारे में लिखा है, इसमें मजदूरों के बारे में लिखा है, निम्न वर्गीय लोगों के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, इस टॉपिक के अंदर। तो 19वीं शताब्दी में जो मद्रासी शहर में काफ़ी सस्ती किताबें वगैरह चौक चौराहों पर बिकने लगी, जिसे गरीब लोग खरीद लिया करते थे, है ना। और 19वीं शताब्दी के अंत में जाति भेद के बारे में भी तरह तरह की पुस्तिका आई, निबंध वगैरह लिखे गए कि जातीय भेदभाव नहीं होना चाहिए। निम्न जातीय आंदोलन में मराठी जो हमारी प्रेरणा प्रणेता थी, जिनका नाम था ज्योतिबा फुले, ठीक है, जो एक मराठी प्रणेता थी, ज्योतिबा फुले ने अपनी एक बुक थी गुलामगिरी, याद रखना, 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। उन्होंने लिखा कि जाति प्रथा के खिलाफ, क्योंकि उस टाइम थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन था, उस टाइम थोड़ा ज़्यादा ही था डिस्क्रिमिनेशन, आज तो नहीं है, नहीं तो गलत वर्ड है, बट बहुत कम है, ठीक है, गांव वगैरह वाले इलाकों में होता है, शहरों में नहीं होता इतना ज़्यादा, बट उस टाइम बहुत हुआ करता था। 20वीं सदी में महाराष्ट्र में भीमराव अम्बेडकर और मद्रास में जो ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार के नाम से बेहतरीन जाने जाते हैं, उन्होंने भी जाति पर जोरदार कलम चलाई और उनके लेख पूरे भारत में पढ़े गए, ठीक है। और स्थानीय विरोधी आंदोलन और संप्रदाय ने भी प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की मुहिम में लोकप्रिय पत्र पत्रिकाओं के गुटके छापे, मतलब ये बोला कि भेदभाव नहीं होना चाहिए और ये जाति प्रथा जो गलत है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए और न्यायपूर्ण समाज बनाना चाहिए। कारखानों में ये कारखानों में जो मजदूर थे, मजदूरों से बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था। अब ये तो औरतों गरीब लोगों का तो समझ आ गया जातियों वाला, अब थोड़ा हम कारीगरों के बारे में और मजदूरों के बारे में पढ़ते हैं। तो कारखानों में जब मजदूर थे ना, उससे ज़्यादा काम लिया जाता था और उन्हें अपने तरबूज, मैं बता दूं बहुत कम पढ़ाया लिखा जाता था उनको, ठीक है, तो उनको पता नहीं था उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन कानपुर के मील मजदूर थे जिनका नाम था काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिखे और छापकर जातीय और वर्गीय शोषण के बीच में रिश्ता समझाने की कोशिश की। अच्छा, बेसिकली इन्होंने ये बोला, थोड़ा सा डिटेल में अगर आपको बताऊं, इन्होंने बोला कि हम गरीब है क्योंकि हमारे साथ भी एक टाइम पे भेदभाव हुआ था, इसलिए हम गरीब है, हमारा शोषण हो रहा, मजदूर है। तो ये हमारे काशी बाबा का कहना था, ठीक है। मतलब एक तरह से उन्होंने शोषण, वर्गीय और जातीय व्यवस्था को एक तरह से ये बताया कि दोनों आपस में रिलेटेड है। 1935 से 1955 के बीच में सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मील मजदूर का लेखन सच्ची कविता नामक एक संग्रह में छापा गया,
ठीक है। हमारे एक मील मजदूर थे, सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक मील मजदूर ने लेखन सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह में छापा गया। ठीक है, सच्ची कविता थी जिसमें लेखन का नाम था सच्ची कविताएं, उसमें संग्रह में छापा गया। और बेंगलोर में सूती मील मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाए, जिसकी प्रेरणा उन्हें बम्बई के मील मजदूरों से मिली। यानी बम्बई के मील मजदूरों में हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने भी कहा कि जी हमें भी पढ़ना है। समाज सुधारकों ने इन प्रयासों को संरक्षण दिया, सपोर्ट किया कि जी हाँ बिल्कुल होना चाहिए, पढ़े लिखे बनना चाहिए आपको। उनकी मूल कोशिश यह थी कि मजदूर के बीच में नशाखोरी कम हो, साक्षरता आए और उन तक राष्ट्र का संदेश भी यथासंभव पहुंचे। तो ये एक मेन मोटिव था उनका। ठीक है, चलो आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, प्रिंट और प्रतिबंध। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें हम वर्गनेकुलर प्रेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वर्गनेकुलर प्रेस के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1798 से पहले का औपनिवेशिक शासन सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज्यादा परेशान नहीं थे। मतलब वो 1798 से पहले उन्होंने सोचा नहीं था कि हमें पाबंदी वगैरह लगानी चाहिए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कहती थी जो छापना है छाप दो, सेंसरशिप वगैरह वो नहीं लगाती थी। मजेदार बात यह है कि मुद्रित सामग्री को नियंत्रण करने के इनकी शुरुआती कदम कंपनी कुप्रकाशन की आलोचना करने वाले, कंपनी के हुक्मरानों के काम को कोसने वाले अंग्रेज के खिलाफ उठाए, अंग्रेजों के खिलाफ उठे। इसका मतलब ये है कि पहली जो किताबें थी ना, वो कंपनी को चलाने वाले जो अंग्रेज थे ना, उनके खिलाफ लिखी गई थी ये जो पहली जो किताबें थी। और फिर तभी उनको पता चला यार सेंसरशिप डालना इंपॉर्टेंट है, और ऐसे तो हमारी बहुत ज्यादा बुराई होगी, है ना। समझ आया ना आपको? ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1798 तक तो पहले सोचा ही नहीं था, उससे पहले कि सेंसरशिप या पाबंदी लगाई जानी चाहिए। उसको लेकर वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे, परेशान नहीं थे। बट उसके बाद क्या था कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जो हमारे प्रकाशन वाले हैं, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो भी वो गलत काम करते थे, अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी को चला रहे थे, उनको कोसना शुरू किया। कंपनी को इस बात से चिंता थी कि इन आलोचना का लाभ उठाकर इंग्लैंड में बैठे इनके निंदक कहीं भारत पर इनके व्यापारिक एकाधिकार पे हमला ना बोल दे। इन कंपनी के मालिकों को ये डर था, हमारे जो अंग्रेजी जो आप कह सकते हो हुक्मरान थे, उनको ये डर था कि जी ये भारत में जो हमारे बारे में लिख रहे हैं कि अगर हमारे ब्रिटिश के अंदर किसी ने हमारे बारे में ये गलत पढ़ लिया तो वो हमको तो अपोज करेंगे, है ना। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की आजादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए, और कंपनी ने ब्रितानी शासन का उत्सव मनाने वाले अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देना चालू कर दिया। मतलब जो अब ये पहली बात तो जो हमारे कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय थी 1820 में, उन्होंने बोला कि जी प्रेस पे नियंत्रण होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बेइज्जती कर रहे हो आप हमारे अंग्रेजों की, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला हमारे कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 में। ओके, और साथ ही में किस चीज को बढ़ावा दिया? इस चीज को बढ़ावा दिया कि जो अंग्रेज की बड़ाई कर रहा है ना, ऐसे पत्रिका प्रकाशन को बहुत बढ़ावा दिया गया। अंग्रेजों और देशी भाषाओं के अखबार संपादकों द्वारा गुहार और अर्जी लगाने के बाद 1835 में गवर्नर जनरल बेंटिंग प्रेस कानून को पुनर्समीक्षा करने के लिए राजी हो गया। ये वाला जो है ना, मैं आपको बता दूं, कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के अंदर बेंटिंग प्रेस कानून लगाया था। तो जो हमारे गवर्नर जनरल थे 1835 के अंदर, उन्होंने बोला कि ठीक है हम इसकी समीक्षा करते हैं, इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। और फिर उदारवादी जो औपनिवेशिक अफसर थे जिनका नाम था थॉमस मकॉले ने पहले की आजादियों और को बहाल करते हुए नए कानून बनाए। उन्होंने नए कानून बनाए कि जी ऐसे होना चाहिए और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बेंटिंग प्रेस कानून में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, हमारे थॉमस मकॉले ने थोड़ी सी कम कर दी, बस रिस्ट्रिक्शन उतनी थी, आप नाम ही पढ़ सकते हो, अफसर लिखा हुआ है, औपनिवेशिक अफसर थे ये। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदला। 1857 में जब आंदोलन हुआ ना, तो अंग्रेज को समझ आ चुका था कि भैया ये तो बहुत बड़ा सिस्टम है, मतलब अगर अभी इनको नहीं रोका ना तो ये हमारे बारे में लोगों को बताएंगे और लोगों में देशभक्ति की भावना जागेगी, तो इसको रोकना पड़ेगा, ये सोचा हमारे अंग्रेजों ने। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। जो क्रुद्ध अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद
करने की मांग की। जो अंग्रेज थे उन्होंने देसी प्रेस का मुंह बंद करने की बात करी। जो तो भाषा समाचार पत्र राष्ट्रवाद समर्थन के मुखर होते थे, त्यो तो औपनिवेशिक सरकार के कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस तेज होने लगी। जैसे जैसे हमारे भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया, सच्चाई उजागर होने लग गई, वैसे वैसे अंग्रेज को समझ आने लग गया भाई ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। तो उन्होंने भी इस चीज पर थोड़ा फोकस करना शुरू कर दिया। और उसके बाद आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया गया, और यही सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें बेसिकली हुआ क्या करता था, इसमें यह बोला गया था कि इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छापे जो रिपोर्ट थी या रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया। अब से सरकार ने विभिन्न प्रदेशों में छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियंत्रण नजर रखनी शुरू कर दी। नियंत्रण तो करना शुरू कर दिया और नजर भी रखना, नियमित नजर रखना शुरू कर दिया। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट ये था कि बेसिकली अब सेंसरशिप लगा दी कि अब किसी को भी कुछ छापना है तो पहले चेक करवाना पड़ेगा अंग्रेजों से, और बिल्कुल नियमित नजर रखना शुरू कर दिया था। अगर किसी रपट को बागी करार दिया जाता था तो अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी, और अगर चेतावनी की अनसुनी हुई तो अखबार को जब्त कर लिया जाता था और उनकी छपाई की मशीनें छीन ली जाती थी। लेकिन दमन की नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबारों ने देश के हर कोने में फलते फूलते रहे, फिर भी उन्होंने नहीं मानी। हमारे इंडियन कौन से कम थे, तो इन्होंने बोला अगर आप हमारी बात को दबाओगे तो हम और छापेंगे। तो कोशिश उन्होंने करी, छापते रहे अपने काम में, वो भी मगन थे, लगे रहे। उन्होंने औपनिवेशिक कुशासन की रिपोर्टिंग और राष्ट्रवाद ताकतों का हौसला अफजाई जारी रखा। ओके, राष्ट्रवादी आलोचना को खामोश करने के तमाम कोशिशों का उग्र विरोध हुआ। ओके, वो पूरा विरोध हुआ। मैं आपको बता दूं, जो भी राष्ट्रवादी जो आलोचना करते थे, जो अंग्रेज थे जो राष्ट्रवादियों की आलोचना करते थे, उनके खिलाफ फिर हमारे इंडियन जो प्रकाशन थे, ठीक है, जो छापते थे, उन्होंने भी छापा, नहीं राष्ट्रवादी बहुत अच्छे सही काम कर रहे हैं, सारी की सारी चीजें। जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी पर भेजा गया, तब बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी न्यूज़पेपर था में उनके प्रति गहरी हमदर्दी जताई। उन्होंने ये बोला कि जो आप ये काला पानी की सजा पर भेज रहे हो ना, ये गलत है। और नतीजे के तौर पर 1908 में उनको कैद कर लिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में व्यापक विरोध हुए थे। तो मतलब इसका मतलब यह है कि प्रिंट ने भारत पर भी बहुत बड़ा गहरा असर डाला, और कहीं ना कहीं भारत के लोगों में देशभक्ति की भावना को फैलाने में इसका बहुत बड़ा रोल था, अहम भूमिका थी, ठीक है। और कहीं ना कहीं सुधार भी हुआ, औरतों को पढ़ाया जाने लगा बुक के आने से, और कहीं ना कहीं चेंज भी आया। ये सारी की सारी चीजें, औरतों की स्थिति बदली, मजदूरों की, गरीबों की, निम्न वर्ग के लोगों की, तो ये सारी की सारे चेंजेस आए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो पूरा का पूरा चैप्टर। किसी भी तरीके की दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में अपलोड कर दूंगा, वो देखना मत भूलना। वो क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, वो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ये समझ के देखना, क्योंकि वो 3-4 बार एग्जाम में जो रिपीट हो रखे हैं उन्हीं की मैं वीडियो बनाऊंगा। ओके, हर चैप्टर के एमसीक्यू अपलोड कर चुका हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ, 3 मार्क्स के 5 मार्क्स से, वो मैं बता चुका हूँ। नोट्स आपको मिल जाएंगे कहाँ पर, हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट का नाम मैं आपको बता देता हूँ, www.mainpointstudy.in। ये आपको दिख रहा होगा, www.mainpointstudy.in। इस पे जाना, ठीक है, क्लास 10th पे जाना, आपको नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में आपको नोट्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और डायरेक्ट नोट्स है, कोई ऐसा नहीं है कि नंबर डालना है या ऐसा कुछ करना है, कोई ऐसा कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको नोट्स मिल जाएंगे। मुद्रण संस्कृति के आज डाल दूंगा, अभी डाले नहीं है, ऑब्वियसली बात है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो डाले नहीं है, कुछ चेंजेस करने हैं, जो छोटी मोटी स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई थी उसको सही करना है। भारत में राष्ट्रवाद के डाल चुका हूँ, जैसे कि नोट्स पे क्लिक किया तो देखो मैंने क्लिक किया और डायरेक्टली नोट्स ओपन हो गए ना। नोट्स ओपन खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये नोट्स ओपन हो गए आपके सामने। तो यही है, सारे के सारे नोट्स आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। एमसीक्यू भी आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे, ठीक है। एमसीक्यू में मैं आपको दिखा देता हूँ, फ्रंट पेज पे एमसीक्यू मैंने दे रखे हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ आओगे, लिखा है ना एमसीक्यू, हिंदी मीडियम में। मैं आपको दिखा देता हूँ, भारत में राष्ट्रवाद के ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को एमसीक्यू की खासकर दिक्कत आती है, तो ऐसी दिक्कत होने ही नहीं देनी, और नीचे आपको आंसर भी मिल जाएंगे। नहीं मिले आंसर कोई दिक्कत नहीं, मैं आंसर डाल दूंगा, बट ये लिखा हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देखो वैसे तो नोट्स एकदम फ्री है, जैसे आपने देखा क्लिक करके मैंने डायरेक्टली ओपन करके दिखाया, बट देखो जैसे जैसे मैं वेबसाइट पे नोट्स डाउनलोड डाल रहा हूँ ना, वैसे वैसे इसकी सर्वर की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है बहुत ज़्यादा, और इसको हैंडल करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आप अगर सपोर्ट कर सकते हो तो कंट्रीब्यूट अस के बटन पे जाओगे तो यहाँ पर आपको मेरा मिल जाएगा,
तो आप इससे सपोर्ट कर सकते हो मेरे को। और अगर ऐसे नहीं भी कर सकते तो ये जो नीचे ऐड दिख रही है ना, कोई भी, जैसे इसमें कोई जीरा सॉफ्टवेयर करके है, तो इस पर आप क्लिक करके 10-20 सेकंड अगर रुक जाओगे तो वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट ही होगा, ठीक है। और बाकी अच्छे नंबर लाओ यार, सबसे मेन सपोर्ट यही है। और बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे आ जाना, डेली रात को लाइव आता हूँ। अभी रात को लाइव नहीं आया, ठीक है, आज 1 बज रहे, 2 बजने वाले रात के। अभी आज मैं लाइव इसलिए नहीं आया क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। तो वो वीडियो बनाना भी थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो फिर भी अगर कोई पूछना हो आपको सवाल तो आप यहाँ पर मेरे से पूछ सकते हो। तो किसी बच्चे ने ये पूछा भैया आज लाइव स्ट्रीम नहीं होगी क्या, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी नोट्स मैं डाल दूंगा, डोंट वरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छा, ये वाला चैनल के अलावा भी दूसरे हमारे चैनल है, ये गेमिंग चैनल है और ये मेन पॉइंट टेक का चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।